If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा टॉप रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी समय से बच्चे इस चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। बच्चों, मैथ्स में भी लगी हुई हूँ, मैथ्स मास्टरी में, और बाकी के भी चैप्टर्स बन रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मैथ्स मास्टरी। रिसेंटली बच्चों, अभी रिसेंटली क्या बोलूँ, हाँ रिसेंटली बोल सकते हो, लाइक महीना भर हुआ होगा अभी तक, या फिर महीना भर भी नहीं हुआ है बच्चों, हम लोगों ने मैथ्स मास्टरी लॉन्च किया है फॉर यू ऑल, फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। मैथ्स मास्टरी में मैथ्स के हर एक चैप्टर को अच्छे से समझाया जा रहा है, एकदम अच्छे से। मैंने जो बच्चे वो कोर्स खरीदे हैं, एकदम अफोर्डेबल कोर्स है, जो बच्चे वो कोर्स खरीदे हैं और जो अभी देख रहे हैं उनको पता है कि हर एक चैप्टर वहाँ पर कितने अच्छे से समझाया जा रहा है। मैंने सब बच्चों से कंटेंट्स भी मांगा था, तो हम लोग का कंटेंट्स एकदम सेम है। बहुत सारे बच्चे लोग मुझे भेजे अपने कंटेंट्स, एंड मैं उसी हिसाब से ही वीडियो बना रही हूँ। और बच्चों का जैसे रिक्वेस्ट आ रहा है ना कि पहले ये चैप्टर बना दो, पहले वो बना दो, तो उस हिसाब से भी उनको वैसे ही वीडियो मिल रहा है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है एनीथिंग अबाउट मैथ्स मास्टरी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों उसका लिंक दिया गया है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका भी मैथ्स स्ट्रॉन्ग बने, बेसिक मैथ्स का क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डाउट्स क्लियर हो, तो आप लोग मैथ्स मास्टरी को ज़रूर से लो, ज़रूर से आप लोग वीडियो को देखो, और अच्छा लगे तो आप लोग जस्ट मीन्स आप लोग मैथ्स मास्टरी को ज़रूर से मीन्स ज़रूर से ही उसको आप लोग कोर्स को परचेज करना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, देखो ये चैप्टर जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 7 में भी आप लोग पढ़े हो, तो बहुत कुछ रिलेटेड है बच्चों। वहाँ पर जैसे कि आप लोग सामने में देख रहे हो सिंबल, वहाँ आप लोग सिंबल के बारे में ज़्यादा पढ़े थे, यहाँ एकदम ना के बराबर पढ़ोगे, मतलब नाम का पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, तो एकदम हल्का फुल्का है सिंबल के बारे में। देन यही चैप्टर आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे, वहाँ पर सिंबल्स का अगेन डिटेल में पढ़ोगे। ऐसा ही है, आप लोग 7 में पढ़े हो, आप लोग 8 में पढ़े हो, 9 में भी आप लोग पढ़ोगे, लेकिन वहाँ तो और डिटेल में पढ़ोगे। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट्स में मैं डालूँ, आपको समझाऊँ, क्योंकि बुक मैंने एकदम लिमिटेड दिया है, एकदम लिमिटेड, ठीक है। आप लोग भी देखोगे नोट्स को, मैं बहुत सारा चीज़ ऐसा आपको बताऊंगी यहाँ पर, आप लोग बस नोट डाउन करते चलना, एक कॉपी पेन पकड़ के बैठे रहो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाला है, तो आप लोग उसको नोट डाउन करके चलते रहना, ठीक है। बहुत काम आने वाला है बच्चों, आगे जाके वो से बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाला है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में इसमें दिया क्या है। सबसे पहले बच्चों देखो सिंबल। सिंबल क्या होता है आप सबको पता है, व्हाट इज सिंबल। एलिमेंट्स का सिंबल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो एलिमेंट्स के सिंबल क्या होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं उनके लेटर्स। जैसे कि लेटर्स मतलब कैसे, 1 और 2 लेटर एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि एलिमेंट का जो नाम है, जो भी नाम है, सपोज मैं हाइड्रोजन का बात कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन का या तो एक लेटर या फिर कोई और ऐसे एलिमेंट होगा जिसका या तो एक या फिर 2 लेटर्स हम लोग एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नाम का शॉर्ट कर देते हैं हम लोग, एलिमेंट का नाम को शॉर्ट कर देंगे, एक लेटर दे देंगे या 2 लेटर वाला दे देंगे, वो बन जाता है उनका सिंबल, ठीक है। तो सिंबल का जो रूल्स होता है वो आप लोग ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हो, अभी बिल्कुल भी नहीं है उसके बारे में, तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। तो सिंबल आप लोग देखो, 1 और 2 लेटर एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, या फिर शॉर्ट हैंड एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं सिंबल का डेफिनेशन। अब जैसे कि मैं हाइड्रोजन का बात की, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच है। हम लोग फर्स्ट लेटर लिए हैं हाइड्रोजन का, वो भी कैपिटल में लिखे हैं। कार्बन के लिए कार्बन का फर्स्ट लेटर सी लिए हैं, और वो भी हम लोग किस में लिखे हैं, वो भी हम लोग उसको कैपिटल में मेंशन किए हैं, ठीक है। वैसे ही कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम का सिंबल हम लोग क्या लिए हैं, पहला एंड सेकेंड, फर्स्ट 2 लेटर, पहला कैपिटल में है एंड सेकंड जो है वो स्मॉल में है। बोरन के लिए वैसे बी है। तो आप लोगों को पता है अलग अलग सिंबल क्या होता है। आप लोगों को क्या करना है ना, एटॉमिक नंबर 1 से 20 होता है ना, एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है, एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20 स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से एंड ख़त्म होता है किससे, कैल्शियम से। ख़त्म क्या होता है, ये तो 118 तक गया है। आप लोगों को अभी क्लास 10 तक
20 तक याद करना है, ठीक है। तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर अच्छे से पूरा पी जाना है, एटॉमिक नंबर को घोल के पी जाओ। उसमें आप लोगों को ऐसे सीरियल वाइज आप लोगों को एक ऑर्डरली फैशन में याद रखना है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आता है, हीलियम के बाद लिथियम ही आता है, ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर इनका सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इनका सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम का Ca है, हाइड्रोजन का H है, बोरॉन का B है। आपके टीचर आपको पूछे कुछ भी सिंबल तो आप लोग फट से बता पाओ। बेरिलियम का Be, ठीक है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। तो मतलब ये सब सिंबल्स भी आपको याद होना चाहिए। ओके, तो आप लोग सिंबल के बारे में पता है, ये सब याद रखना आप लोग। अभी जो न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए, मे बी कोई पढ़ चुका होगा इसके बारे में ऑलरेडी, किसी को पता होगा, बट आई एम श्योर बहुत बच्चों को नहीं पता है। ये न्यू टॉपिक है बच्चों, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए एकदम ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, अगर एक बार समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, सो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फिर हम लोग चलेंगे वैलेंसी में, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक एटम में बहुत सारे शेल होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सामने में आपको ऑक्सीजन का दिख रहा है, मैं बना के दिखा देती हूँ यहाँ पर। अभी आपके सामने बनाऊंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो, जैसे कि ऑक्सीजन का बात हो रहा है, तो मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मुझे पता है 8 होता है, ठीक है, पता है ना 8 होता है। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, इसको क्या बोलते हैं, जो हम लोग लिखते हैं ना Kl, ये सब, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, फर्स्ट में जाएगा 2, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर 8 में से 2 चला गया, 6 बचा, तो सेकेंड में आप लोग पूरा 6 इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर भर देना, ये हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर इसका वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल। तो ऑक्सीजन में लास्ट आखिरी शेल कौन सा है? के है। समझ में आया ना? ये शेल को मैं बोलूँगी यहाँ पर लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। अब ये लास्ट शेल वाला तो वर्ड आप लोग एकदम स्किप करो, वैलेंस शेल ये सब वर्ड सब याद रखो, ठीक है ना। तो वैलेंस शेल हम लोग आखिरी शेल को बोलते हैं, आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखूंगी, एटॉमिक मॉडल देखूंगी, तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस, ये बन गया फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकेंड शेल हम लोग बना दिए, सेकेंड में कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये हो गया वैलेंस शेल, वही एल ही है, वही है बच्चों, एल ही है, इसका नाम की, इसका नाम एल। वैलेंस शेल के बारे में पता चल गया। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन में कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? देखो लास्ट शेल में कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 है। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? आया तो बस वही है। वैसे अगर मैं मैग्नीशियम का बात करूं, मैग्नीशियम को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो आएगा 282। ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये चीज़ कैसे हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं वीडियो बनाई हूँ इससे पहले चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप लोग बच्चों उसको ज़रूर से देखना, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट, वहाँ भी मैं ये सब के बारे में बताई हूँ, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स ये आपके लिए पहला नहीं है, ये टॉपिक आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पर अगर आप लोगों को नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे सजाते हैं तो ये चीज़ नहीं समझ में आने वाला, पहले उसको क्लियर करो फिर जाके ये चीज़ देखो, ठीक है। तो मैग्नीशियम का KLm इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। इसको मैं स्टेप से बना सकती हूँ। तो यहाँ पर लास्ट शेल कौन सा है? ये रहा, आउटर मोस्ट शेल भी हम लोग बोलते हैं। लास्ट शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, दोनों का नाम सेम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है। देखो यहाँ भी पता चल जा रहा है, यहीं से पता चल जा रहा है 2 है। तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताओ कैसे आएगा? बोलेगा, ऐसे बोलेगा, हाउ मैनी, आप लोग चाहोगे तो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नाइट्रोजन, ऐसे, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नाइट्रोजन, ऐसे क्वेश्चन देता है, पक्का से देगा, या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज डैश, ऐसे दे देगा। तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है, देखो हर चीज़ कैसे रिलेटेड है। तो नाइट्रोजन में हो गया 7 एटॉमिक नंबर, KL,
पहला में 2, दूसरा में 5, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसी तो आएगा, है ना। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अभी है बच्चों वैलेंसी। वैलेंसी का डेफिनेशन आप लोग अलग अलग पढ़ते होंगे, जैसे कि ये एक होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने का कैपेसिटी, एटम सॉरी बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी, मिलने का, कंबाइन करने का कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। पर ये तो ऐसे ही डेफिनेशन है, ये है इसका एक्चुअल डेफिनेशन, इसी से तो समझते हैं, ये तो यार रट्टा मार देते हैं बच्चे, पर ये समझने वाला है, ठीक है। अब देखो वैलेंसी क्या होता है। ओके, so, it is the number of electrons an atom can donate or accept to form a chemical bond with another atom. इसको मैं ऐसे समझाती हूँ with the help of an example. यहाँ पर सपोज एक एलिमेंट है, नॉबल गैसेस को छोड़ दो, नॉबल गैसेस को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है मैं उनका बात कर रही हूँ। अब जो एलिमेंट है उसके अंदर में एटम होगा, और आप लोग पढ़े हो कि एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। आप लोगों को पता है एक चीज़, बहुत सारे एलिमेंट लोग मिल के एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, तभी जाके बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हो पाए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँगी पानी का, H2O का, तो हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन के एटम, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों के एटम लोग मिल के बॉन्ड बनाए हैं तो जाके ये कंपाउंड बना। वैसे ही आप लोग जो नमक खाते हो ना, NaCl है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम Na जो सोडियम है वो एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक दूसरा एलिमेंट है, दोनों के एटम मिल के बॉन्ड बनाए तो जाके कंपाउंड पॉसिबल हो पाया। तो बच्चों याद रखना कि जो अलग अलग एटम्स होते हैं ना, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, वो लोग हमेशा ना एक दूसरे के साथ कंबाइन करने का कोशिश करते हैं टू मेक नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तभी जाके कंपाउंड्स पॉसिबल है, वरना कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, वरना कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं होगा, याद रखना। तो जब ये एटम्स या एलिमेंट्स लोग ऐसे आके कंबाइन करते हैं ना एक दूसरे के साथ में, मतलब बॉन्ड बनाते हैं जब, तो ना वहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब जब बॉन्ड बनता है ना तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स लोगों का मेन काम होता है, ऐसे याद रखना। सो केमिकल बॉन्ड जब बनता है एक एटम का दूसरे एटम के साथ, तो उस समय कितने इलेक्ट्रॉन्स लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या होता है ना, एक एटम या तो डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, मतलब दो बॉन्ड में से, मतलब ये दो एटम में से क्या होता है, बेसिकली एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और दूसरा क्या करता है ना, उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेगा। मतलब एक डोनेट करेगा, लूज करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज हो रहे हैं या एक्सेप्ट हो रहे हैं, वही होते हैं बच्चों वैलेंसी, वही होता है वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम। एक एटम दूसरे एटम के साथ जब केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो वो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या फिर डोनेट कर रहा है, वही हो जाता है उसका वैलेंसी। एग्जाम्पल से समझोगे तो बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि सोडियम, अब आप लोगों को पता नहीं है कि सोडियम गेन करता है कि वो देता है अपना इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ आपको पता नहीं, मैं बता दूंगी आपको कि ये क्या करता है। लेकिन एक बार के लिए इतना ध्यान दो कि जो सोडियम होता है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, डोनेट करता है, सामने वाले को दे देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को, ये इसका नेचर है देना, ये ले सकता नहीं है, ठीक है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इसका वैलेंसी बन गया 1, तो इसका वैलेंसी क्या बन गया 1, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को, जब वो बॉन्ड बनाता है दूसरे के साथ, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, किसी को दे देता है, डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिया, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया। वैसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पता है बच्चों क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ना गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स। और पता है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है।
तो ये जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये ना 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स को किया? 2, तो इसका वैलेंसी हो गया 2। नाइट्रोजन पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी एक्सेप्ट करता है, लेता है वो इलेक्ट्रॉन्स, और पता है कितने लेता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। कितने? 3। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 3। समझ में आया? तो जब एक एटम दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को या तो दे रहा है या फिर ले रहा है, वही बन जाते हैं उसके वैलेंसी। वही बन जाते हैं बच्चे उसके वैलेंसी। समझ में आया? अब जैसे कि यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, आपकी बुक में नहीं दिया है, लाइक लिविंग साइंस में तो नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है? और अगर किसी के बुक में दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और कौन सा एलिमेंट गेन करेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन, कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने लूज कर देते हैं, दे देते हैं सामने वाला को हमेशा। मतलब मेटल्स का काम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, ठीक है? वो हमेशा सामने वाला को अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, डोनेट कर देता है, दे देता है, ठीक है? पर अब क्वेश्चन है, कैसे पहचानोगे कि कोई एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है? कैसे पहचानोगे? तो बहुत ही इजी तरीका है बच्चों पहचानने का। क्या है ना, मेटल्स के पास हमेशा जो आखिरी शेल होता है ना, आखिरी लास्ट शेल, बैलेंस शेल, वहां पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। किसमें? लास्ट शेल में। आगे का शेल का बात नहीं हो रहा है, लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल का बात हो रहा है। तो मेटल के पास हमेशा या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आखिरी शेल में। तो अगर आप लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बहुत ईज़िली पहचान जाओगे। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले सोडियम का बात की थी। मैं क्या बोली थी कि सोडियम का काम ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो लूज़ करता है। तो बच्चों सोडियम का, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग बताओ सोडियम लूज़ करेगा कि गेन करेगा, या फिर आप लोग बताओ सोडियम मेटल है कि क्या है? तो आप लोग क्या करोगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होगा, उसको लिख दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। अब देखना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो मेटल के पास या तो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या फिर 3 होगा, ठीक है? लास्ट शेल में। तो आप लोग पहचान जाओगे कि वो मेटल है, ठीक है? और मेटल हमेशा हमेशा लूज करता है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमेशा अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा। मतलब वो कभी भी किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा ना, तो अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन, उसको वो लूज कर देता है, याद रखना, ठीक है? तो ऐसे आप लोग पता कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े थे अबाउट वैलेंसी, ठीक है? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम डोनेट कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को, कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो उतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, क्योंकि ये मेटल है, इसका काम है डोनेट करना, ठीक है? तो इसके बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में जितने, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा और फिर बॉन्ड बना लेगा। कितना क्लियर हुआ? और बॉन्ड बनाने के बाद और इलेक्ट्रॉन देने के बाद पता है इनमें चेंजेस आ जाते हैं। मेटल्स लोग में इलेक्ट्रॉन को देने के बाद, लूज करने के बाद चेंजेस आ जाते हैं, एक चार्ज आ जाता है उनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मेटल्स के ऊपर। कब? जब वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और फिर हम लोग उनको बोलेंगे कैटायन। मतलब जब उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो उनको कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन, कैटायन, कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। याद रखना, कैटायन, ठीक है? अब जैसे कि अच्छा यहीं पर है, फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगी। समझ में तो आता होगा ना बच्चों? बहुत सिंपल है। अब अगेन सोडियम को ही लियो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दी 2 8 1। तो सोडियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये मेटल है ना? आप लोगों को पहले पता करना है कि मेटल है कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल का तो चलो पढ़े नहीं हो अभी तक, पहले आपको पता करना है मेटल है कि नहीं, ठीक है? तो आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो आप लोग देखिए लास्ट में 1 है, दैट मीन्स मेटल है। और मेटल क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा? जितने उसके पास बाहर में होंगे, ठीक है?
जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट शेल में होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, अंदर वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं लूज होते हैं, ठीक है। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, लास्ट वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो सोडियम को अगर मैं बनाऊं यहाँ पर KLm, 3 शेल है, तो देखो मैं 3 शेल बना ली, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में कितने हैं, 1 है, ठीक है। ये है सोडियम Na। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसके पास बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लूज कर देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, लास्ट का चला गया, तो पहला शेल तो है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दूसरा शेल में कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लास्ट शेल मेरे को नहीं बनाना है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ चुका है, इसके पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो मैं आपको बोली थी ना, इसके पास ये अपने ऊपर में एक तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, मतलब ये लोग के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये लोग इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, किसी को दे देते हैं, तो इनके ऊपर में ना प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप लोग बना दिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, देखो यहाँ पर 3 शेल थे, ठीक है, लास्ट का शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, बट यहाँ पर वो लास्ट शेल में नहीं बनाई हूँ, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, तो इसमें चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ऐसे करके ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पर अपन ऐसे प्लस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ प्लस लिखी हूँ, दैट मीन्स +1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर +2 लिखती तो दैट मीन्स ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता, पर क्या इसके पास बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इसलिए सिर्फ प्लस, प्लस का मतलब है +1। समझ में आया। तो ये हो गया Na, मतलब सोडियम के ऊपर में प्लस चार्ज आ गया है। प्लस का मतलब क्या होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, याद रखना। यहाँ पर Na+ लिखी हूँ मैं, Na+ का मतलब है कि इसके पास ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। समझ में आया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। तो देखो बच्चों, ये लाइन भी देखो, ऑन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल, अपना इलेक्ट्रॉन को, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद, इट एक्वायर्स +1 पॉजिटिव चार्ज। सोडियम के ऊपर में +1, मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखी हूँ, मीनिंग सेम है, ठीक है। इसके ऊपर में +1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम का बात करूं, सबसे पहले तो आप लोगों को पता करना है कि एल्यूमिनियम, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूँगी, पूछूंगी, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा कि वो लूज करेगा। तो आप लोग पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। तो एटॉमिक नंबर पता है आप लोग, KLm 283 करके लिख दिए। देखिए कि आप लोग लास्ट में, तो यार इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, मतलब ये क्या है, मतलब ये एक मेटल है। और अगर ये मेटल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लास्ट में कितने हैं, 3 है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आया। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, मैं देख ली कि ये मेटल है और इसके पास लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद एल्युमिनियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब प्लस लिखी। और 3+ में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये अपने लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। अगर मैं मैग्नीशियम का बात करूं, अगर मैं मैग्नीशियम का बात करूं, मैं पूछूंगी बताओ तो बच्चों मैग्नीशियम का क्या हालचाल है, मतलब मेटल है कि नहीं, कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 282, तो लास्ट में देखोगे 2 है, दैट मीन्स ये मेटल है ना। मेटल है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, देगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, लास्ट में कितने हैं, 2, तो मतलब ये कितने लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। समझ में आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये दे देगा, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद 2+ हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, पर कितना, 2+ आएगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो वो हो गया 3+। समझ में आया। अब यहाँ पर मैं लिखी हूँ Al3+। Al3+ का मतलब होता है कि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब तो यही है ना, जैसे कि मैं सोडियम बनाई थी, एक्चुअल में सोडियम कैसा होता है, ऐसा होता है 2 8 और 1, यही होता है। तो सोडियम 2 8 1,
Lm एक्चुअल में यही होता है, लेकिन हम लोग को पता है सोडियम अगर अपना बाहर के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो कैसा दिखेगा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें एक तो प्लस चार्ज आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया 2 और 8, बस 2 और 8 हो गया ये K और L। तो बच्चों सोडियम एक्चुअल में ऐसा रहता है, ठीक है, सोडियम एक्चुअल में 281 रहता है, पर अभी एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दिया तो ये हो गया 2 एंड 8, दैट मीन्स अभी ये जो Na+ बना ये, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक्चुअल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, बट Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। वैसे Al3+ का मतलब है एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, Ca2+ का मतलब है कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। और अगर मैं आपको यहीं पर वैलेंसी का बताऊं तो ये मेटल्स का बात हम लोग कर रहे हैं ना अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है, तो मेटल्स जितना इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, क्योंकि उसके बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर में कितने हैं, या तो 1 है या फिर 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं, तो उसके बाहर लास्ट शेल में मेटल्स के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हो जाता है उसका वैलेंसी। याद रखना, ये आगे बढ़ाऊंगी मैं कि मेटल्स में लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हो जाता है उसका वैलेंसी, वही हो जाता है उसका वैलेंसी। तो अगर मैं बात करूंगी एल्युमिनियम का, मैं आपको पूछूंगी एल्युमिनियम बताओ तो कितना वैलेंसी है एल्युमिनियम का, तो आप लोगों को पता है कि ये मेटल है, आप लोग लिख दिए। आप लोग देखोगे लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो गया 3, इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। लास्ट शेल मेटल्स में ऐसे ही होता है, लास्ट शेल में जितने होंगे वो हो जाएगा। कैल्शियम का लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। ऐसे एक्सेप्शन केस भी है बच्चों, एक्सेप्शनल केसेस देखो, अगर मैं एक्सेप्शनल केसेस का बात करूं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एकदम अलग है। हाइड्रोजन के बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर में एक होता है, तो आप लोग बोलोगे मैडम ये तो मेटल नहीं है। यस बच्चों, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। ये एक्सेप्शनल केस है कि इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके बावजूद भी ये नॉन मेटल है, ठीक है। हीलियम, हीलियम का ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम के बाहर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, पर ये नोबल गैस है, मेटल नहीं है। सब लिखते चलो, हीलियम नोबल गैस है, हीलियम मेटल नहीं है कि आप लोग इसको बोल दोगे कि हीलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। नोबल गैस कुछ नहीं करता, ना एक्सेप्ट करेगा ना लूज करेगा, ठीक है। और बोरॉन, बोरॉन का होता है K L 2 एंड 3, बोरॉन के बाहर में 3 है पर ये मेटल नहीं है, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है ना आगे पढ़ लेंगे, मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस है। तो आप लोग ऐसे देखना कि इसमें बाहर में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, पूरा इसका जो नेचर है पूरा मेटल जैसा मैच कर रहा है, बोलने का मतलब यही है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि मेटल्स के बाहर में या तो 1 होगा या फिर 2 होता है या फिर 3 होता है, यहाँ तो वैसे ही चल रहा है, पर ये लोग मेटल है ही नहीं। क्या ये लोग मेटल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बात करते हैं नॉन मेटल्स का। अब देखो, अब कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट नॉन मेटल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट नॉन मेटल है कि नहीं? तो बच्चों याद रखना, नॉन मेटल्स के बाहर में जो आखिरी शेल होता है ना, या तो 5 होगा या फिर 6 होगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। कहाँ पर? लास्ट शेल में। जैसे कि मैं अगर बात करी, जैसे कि आप लोग कोई भी नॉन मेटल का नाम लो, आप लोगों को पता है ना ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ये तो पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है क्या? पता है ना, ठीक है। आप लोगों को चलो अभी पता है कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी तो बनेगा 2 6। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, मतलब मैं एक बार आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये 3 केस देखो, कोई एलिमेंट अगर नॉन मेटल है तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, जो आखिरी शेल होता है लास्ट शेल, उसमें या तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 6 या फिर 7। आप लोग बोलोगे मैडम आप 4 को क्यों छोड़ दिए? मेटल में 1 2 और 3 ले लिए थे, नॉन मेटल में 5 6 7 ले लिए थे, तो आप 4 को क्यों छोड़ दिए? जैसे कि कार्बन K L 2 एंड 4, बच्चों ठीक है कार्बन भी नॉन मेटल है, लेकिन ना इसका केस अलग है, क्लास 10 में पढ़ोगे, मैं बता दूंगी। मैं इसके बाद ना कहीं पर लिखी हूँ एक्सेप्शनल केस क्या है क्या नहीं है, तो एक बार आप लोग 4 वाले को तो छोड़ दो। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे ना, चलो 9th में ही ले लो, आप लोगों का कॉन्साइज में, मेरे पास है कॉन्साइज, कहाँ गया, यहाँ नहीं है।
9th में ना आप लोग केमिस्ट्री के लिए कॉन्साइज बुक खरीदना, ठीक है, कॉन्साइज सलीना का होता है, सलीना पब्लिशर। उसमें ना ऐसे साइड में नोट करके ना अच्छे से बताया है इसके बारे में, और 10th में तो पूरा एक्चुअल पढ़ोगे, अभी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखना कि जो अगर नॉन मेटल है कोई एलिमेंट, तो उसके बाहर में या तो 5 होगा या फिर 6 होगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल का नेचर ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेगा। मेटल क्या करता था, दे रहा था। नॉन मेटल गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, ठीक है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और गेन करने के बाद इनके ऊपर में माइनस चार्ज आ जाता है। मेटल के ऊपर क्या आ रहा था, पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। और जब इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम लोग इसको एनायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायंस। समझ में आया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये तीनों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ये तीनों नॉन मेटल है। तो ये तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इनका इनका नियत ही ऐसा होता है, इनका मतलब नेचर ही ऐसा है कि ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद इन पे माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस, और माइनस आने के बाद हम लोग इसको एनायन बोलते हैं। जैसे कि मेटल में पॉजिटिव चार्ज आने के बाद उनको कैटायन बोल रहे थे, इनको हम एनायन बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम एनायंस बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग क्लोरीन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन क्या, मैं ऑक्सीजन से बता देती हूँ। अब जैसे कि ऑक्सीजन, अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन के पास आप लोग सबसे पहले तो देख लिए कि नॉन मेटल है कि मेटल है। बाहर में 6 है, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, ये क्लियर हो गया। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है कि देता है, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। याद रखना, नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। पर क्वेश्चन आया कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बताऊं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको पता करना है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आप लोग क्या करना, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, दैट मीन्स 2। दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद देखना बाहर में 2 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ याद रखना, आप लोग नोबल गैस का नाम सुने हो ना। नोबल गैस एकदम मस्त आराम से राजा लोग की जैसे रहते हैं। क्या है पता है, जैसे कि राजा लोग कोई काम नहीं करते ना, मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो लोग दिन भर कोई ना कोई काम पे लगे रहेंगे, आराम से जिंदगी जीते हैं, ठीक है। वैसे पॉजिटिव वे में लो, आराम से ऐशो आराम से जिंदगी जीते हैं। वैसे नोबल गैस जो होते हैं ना, ये नोबल गैसेस टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये लोग एकदम स्टेबल होते हैं, मतलब इनको किसी से लेना देना नहीं है। इतने पूरा आलसी, आराम से रहते हैं, किसी से मतलब नहीं है, किसी से नहीं। तो नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बाकी जितने भी हैं नोबल गैसेस को छोड़ के, सबको बहुत चिढ़ होता है नोबल गैस से। वो लोग बोलते हैं काश हम लोग भी नोबल गैस बन पाते, मतलब इनके जैसे रह पाते, इनके जैसे स्टेबल रह पाते। पता है ये लोग स्टेबल क्यों रहते हैं, नोबल गैस क्यों स्टेबल रहते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, मतलब इनका जो, अगर मैं बात करी जैसे कि आर्गन को ले लो, इनका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 288। नियॉन ये भी एक तो नोबल गैस है, इसका ले लो 28। तो इसका जो लास्ट शेल होता है ना, देखो सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। जहां आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आया, मतलब निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, एकदम स्टेबल हो जाएंगे। तो जितने भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं काश हम लोग के बाहर में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, काश, सब सोचते हैं। और किसी ना किसी तरीके से वो लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स ले ही आते हैं। कैसे लेके आते हैं पता है, बॉन्ड बना के। वो लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जो कंपाउंड बनाते हैं ना, उस चक्कर में उनके पास भी बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। मतलब वो लोग स्टेबल होना चाहते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लोग देखते हैं कि हमारे पास वाला नोबल गैस कौन सा है, मेरे पास वाला नोबल गैस जो है मैं उसकी जैसे बन जाऊं। समझ में आया। और नोबल गैस में सिर्फ हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, जिसके बाहर में होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है, हीलियम का केस में ये भी स्टेबल है। इसके बाहर का जो जो मतलब इसके पास एक्चुअली टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2।
तो ये भी स्टेबल है। लेकिन बाकी जितने बचे नॉबल गैसेस सबके लास्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ 8 आ गए मतलब जय राम जी की, दैट मीन्स एकदम आराम से रहते हैं, किसी से मतलब नहीं। तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब सोचते हैं कि हम भी हमारे पास में जो नॉबल गैसेस है ना उनके जैसे स्टेबल हम बन जाए। तो ये ऑक्सीजन ये भी स्टेबल होना चाहता है। तो ये अभी मैं आप लोगों को बोल रही थी ना ये गेन करेगा क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये चाहता है कि मेरे पास में जो नॉबल गैस है, इसके पास में नॉबल गैस है नियॉन, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 10 होता है, ठीक है। तो ये मतलब बोलेगा कि मेरे पास आखिरी में 6 है और मैं तो लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, तो मैं भी ना लास्ट में 8 बना लेता हूँ। तो ये अपना लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तभी तो मैं आप लोगों को यहाँ एक फॉर्मूला बता दी, फॉर्मूला से भी वही निकल रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ले रहा है? ताकि ये स्टेबल हो जाए, लास्ट शेल इसका स्टेबल हो जाए। समझ में आया? तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और अगर मैं, क्योंकि हम लोग वैलेंसी का ही टॉपिक में सब पढ़ रहे हैं, और अगर मैं वैलेंसी का बात करूं यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? अगर आप लोग डेफिनेशन देखोगे वैलेंसी का, मैं आप लोगों को शुरू में जो डेफिनेशन बताई थी वैलेंसी का, वो पेपर कहाँ गया? हाँ, आप लोग अगर डेफिनेशन देखोगे वैलेंसी का, तो वैलेंसी में क्या था? नंबर ऑफ एटम एक्सेप्ट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। अब आया समझ में? ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो गया? 2 आया, मीन्स 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। समझ में आया? तो और इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इनके ऊपर में माइनस चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज? माइनस चार्ज। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, मैं बनाई पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो चलो हम लोग इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ देखो Kl था, यहाँ 2 है, और यहाँ पर अगर 2 ले लेगा, ये 6 था तो 2 ले लेगा, तो यही शेल में लेगा 2। देखो बच्चों, लास्ट शेल में ही ये अलाउ करेगा लेना। ऐसा नहीं है कि अंदर वाला शेल में ले लेगा, ऐसा नहीं होता। लास्ट शेल में ही ये एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला में 2 था, दूसरा में 6 था। 1 2 3 4 5 6, और ये ले कितना लिया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यही शेल में लेगा। अब देखो एकदम स्टेबल हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर में माइनस चार्ज आ जाएगा। पर कितना माइनस आएगा? 2 माइनस। कितना? 2 माइनस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए 2 माइनस इसमें चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? पक्का? और इसको हम लोग एनायन बोलेंगे। अरे बच्चों बहुत है, अंदर अंदर जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पर क्लोरीन का बात किया है। क्लोरीन के पास होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? देख लेते हैं। कैसे पता चलता है? एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा ना तो फंस जाओगे। आप लोग याद रखना ये चीज़। समझ में आया ना? हम लोग भी पूरा मर मर के याद किए थे एटॉमिक नंबर सबका, लेकिन ईजी है, हो जाता है। KLm 287। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 287 होता है, याद रखना। याद क्या रखना है, ये तो समझने का चीज़ है, ठीक है। अभी देख लो ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो लास्ट का शेल में आप लोग देखिए 7 है, तो नॉन मेटल्स के बाहर में या तो 5 या फिर 6 या फिर 7 होता है, तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब क्वेश्चन आता है कितना गेन करेगा? तो फॉर्मूला क्या है? 8 माइनस लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 माइनस 7 दैट इज 1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर क्लोरीन बनाती हूँ। पहला शेल में है 2, आप लोग अच्छे से पेंसिल से बनाना। दूसरा में है 8, और लास्ट में कितना है? 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, हम लोग पढ़े हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा, कहाँ पर करेगा? ये लास्ट शेल में ही करेगा, यही तो करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। तो सेकंड में 8, लास्ट में था कितना? 7 था, ऐसे था, लेकिन ये एक और एक्सेप्ट कर लेगा तो एक और आ गया, दैट मीन्स 8। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो -1,
या फिर माइनस, तो ये हो जाएगा Cl माइनस, Cl माइनस। ये था क्लोरीन, लेकिन ये हो गया Cl माइनस। समझ में आया ना, ये है क्लोरीन और ये हो गया Cl माइनस। तो ऐसे ही है, आप लोग इजीली ऐसे ही कर सकते हो, इसको बहुत इजीली कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पर जगह छोड़ी थी बनाने के लिए, बना लेते हैं। क्लोरीन का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, तो यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो 7 की जगह पे 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा Cl माइनस। तो पहला में लगा देते हैं 2, दूसरा में हम लोग लगा देते हैं 8, तीसरे में लगा देते हैं 8 और ये हो जाएगा Cl माइनस। ऐसे लगा देना, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन का बात करते हैं, देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना ये सब चीज़ें। ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन में नॉर्मली लास्ट में होता है देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब क्वेश्चन आता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो 8 माइनस 6 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और वो हो जाएगा इसका वैलेंसी। इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। यहाँ सजा देते हैं, फर्स्ट में 2, दूसरे में 6, 2 2 किया। O2 माइनस, अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया, तो ये हो गया 2 और 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसके पास चार्ज हो जाएगा 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, इसीलिए ये है 2 माइनस। अगर एक को करता तो 1 माइनस, पर ये एक को करेगा नहीं, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इसको 8 होना है कि नहीं, इसको लास्ट शेल में 8 लाना था। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब ये चीज़ देखो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो लोग सब चाहते हैं कि अपने पास वाले नोबल गैस की तरह उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, मतलब उनके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है। तो नोबल गैसेस के बारे में बता चुकी थी आपको ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर वहाँ लिखी नहीं थी ना, तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख दी हूँ। अगर मेटल का वैलेंसी जानना है तो मेटल का वैलेंसी कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। आखिरी वाले शेल में उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएगा उसका वैलेंसी। अगर सोडियम का बात करेंगे तो 281, ये मेटल है ना सोडियम, डेफिनेटली, तो इसका वैलेंसी कोई पूछेगा तो क्या देखोगे, लास्ट वाले शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी हो गया 1। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, इसका वैलेंसी कितना है, लास्ट शेल में कितना है, 2 है, तो वैलेंसी 2। कैल्शियम में लास्ट में 2 है, तो वैलेंसी 2। मतलब ऐसे ही आपको मेटल का वैलेंसी निकालना है, बस आखिरी शेल को देख लेना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएगा उसका वैलेंसी। वैसे ही नॉन मेटल का वैलेंसी कैसे पता चलेगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन में देखो, अगर कोई पूछेगा फ्लोरीन का वैलेंसी बताओ, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Kl, दैट मीन्स 27, ठीक है। फ्लोरीन का 9 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 बना लिए। कोई वैलेंसी पूछेगा तो यहाँ 7 मत उतार देना, अगर आप लोग 7 उतार दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का फॉर्मूला ये होता है वैलेंसी निकालने का, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। वैसे ही क्लोरीन का अगेन 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। नाइट्रोजन का 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसका वैलेंसी ऐसे निकलेगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर, हाँ ये देखो नॉन मेटल्स। अब हम लोग पढ़े थे कि नॉन मेटल्स के बाहर में या तो 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके बाहर में 4 होता है, पर मैं वो चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखी। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, जो कार्बन होता है ये ना इलेक्ट्रॉन को ये गेन नहीं करता, क्योंकि नॉन मेटल है ये जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, तो इसको एक्चुअल में गेन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। पर कार्बन जो है ना वो क्या करता है ना, जब ये अगर ये किसी से लेता है ना इलेक्ट्रॉन, तो बहुत एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, मतलब वहाँ पर एनर्जी का यूज़ बहुत भयंकर होता है, ठीक है। तो मतलब कार्बन सोचता है यार मैं बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेने का पंचायत ये झंझट नहीं रखूँगा, तो कार्बन क्या करता है ना, वो ना अपना इलेक्ट्रॉन को सबके साथ, एक जिसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है ना, बांट लेता है, शेयर कर लेता है। तो हम लोग ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला इसीलिए लिखते नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब शेयर कर लेंगे, मतलब है अलग अलग केसेस है बच्चों, हायर क्लासेस में
आप लोग इस चीज़ को याद रखना, इसलिए 5, 6 और मैं 7 ही लिखी थी। पर कार्बन का केस में वही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का झमेला हो जाता है वहाँ पर, एनर्जी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी खर्च होना, एनर्जी लगना। इस चक्कर में कार्बन क्या सोचता है कि भाई मैं लूँगा नहीं किसी से भी, मैं अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूँगा, बांट लूँगा किसी के साथ। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस था। अब आपके बुक में दिया है ये टॉपिक, वेरिएबल वैलेंसीज क्या होता है बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है अबाउट वैलेंसी, वैलेंसी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कैसे निकालना है, और मेटल्स का कैसे पता चलेगा, नॉन मेटल्स का कैसे पता चलेगा। वैसे ही ना बच्चों होता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा। तो वेरिएबल वैलेंसी का मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी। जैसे कि एक इंसान है, उसके पास एक कार है, ठीक है, मतलब ऐसा सोच लो कि सबके पास एक एक कार का ही नियम है, ठीक है। बट कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मोर देन वन कार है। तो यहाँ पर सपोज बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, बहुत सारे ऐसे मेटल है जिनका एक वैलेंसी होता है, लेकिन ऐसे कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जिनका मोर देन वन वैलेंसी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब बच्चों देखो, वेरिएबल वैलेंसी समझने के लिए ना आप लोगों को पहले ये डायग्राम देखना और समझना होगा। जैसे ये एटम है, यहाँ पर मैं टोटल कितने शेल बनाई हूँ, 1 2 3, अपने हिसाब से मैं 3 शेल बनाई हूँ। अब हम लोग को पता है कि नॉर्मली वैलेंसी जब हम निकालते हैं या वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पढ़े हैं ना हम लोग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है वैलेंसी के लिए। ठीक है, सो हमेशा आप, जैसे कि आप लोग तो पढ़े हो अभी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल के पास बाहर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज कर देता है, वही होता है उसका वैलेंसी। नॉन मेटल्स के पास बाहर में वो लोग अपने हिसाब से एड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, वही हो जाता है उनका वैलेंसी। पर एक चीज़ आप लोगों को पूरा दिमाग में बैठा के रखना है कि कभी भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही अपने लूज़ करेगा, मतलब बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो लास्ट वाले शेल में ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली देखोगे तो वैलेंसी के लिए ये लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं अगर बात करूँगी मेटल का, क्योंकि आपके कोर्स में मेटल से रिलेटेड है, मेटल हमेशा बाहर वाले शेल से ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े हो मेटल का काम होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, लूज करना। सो मेटल्स हमेशा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज करते हैं, हमेशा ये यहाँ के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज करेंगे, उसी वजह से उनका वैलेंसी के बारे में हमको पता चलता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी मेटल्स है बच्चों, कुछ ऐसे भी मेटल्स है जो कि पता है क्या करते हैं, अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तो लूज करेंगे ही करेंगे, पर उसके साथ साथ ना जस्ट लास्ट के जस्ट इनर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, मतलब वो लोग अपने वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये वो लोग क्यों करते हैं ना, क्योंकि वो लोग स्टेबल नहीं हो पाते हैं, और भी बहुत सारा रीज़न है, इसके बारे में आप क्लास 10 में क्लास 12 11 12 में पढ़ोगे। ठीक है, पर अगर टीचर आपको पूछते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से तो निकले पर पेनल्टीमेट शेल से भी क्यों निकल रहे, मतलब जस्ट इनर शेल से भी क्यों निकल रहे, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि मैम मे बी टू गेट स्टेबल और टू गेट स्टेबिलिटी, बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए ही वो लोग यहाँ पर अंदर वाले शेल से भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे रहे हैं। जब ऐसा होता है ना, तभी ही मेटल्स के पास एक से ज़्यादा वैलेंसी देखने को मिलता है। अब समझ में आया, नॉर्मली जितने भी मेटल है सब क्या करते हैं, सब अपने वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, मतलब सब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लूज करते हैं, उसी से उनका वैलेंसी बनता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि अपने वैलेंस शेल से तो करेंगे रिलीज, उसके साथ साथ अपने जस्ट अंदर पेनल्टीमेट शेल से भी वो लोग रिलीज कर देते हैं, उसी की वजह से उनके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलता है। जैसे कि कॉपर, अब ये कॉपर है, कॉपर का जो सिंबल होता है वो होता है Cu। ठीक है, कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है, एक 1 और एक 2। कॉपर क्या करता है, 2 वैलेंसी शो करता है, एक 1 और एक 2, मतलब देखो यहाँ पर मोर देन 1 वैलेंसी है। अभी अगर कॉपर यहाँ पर प्लस, मतलब +1 है, मैं 1 नहीं लिखी हूँ, 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर Cu प्लस आपको दिखा, दैट मीन्स वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है कि नहीं, ये तो मतलब आपको पता होगा।
और अगर आपको Cu2+ दिखा मतलब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को अपना दे दिया है, डोनेट कर दिया है। ये चीज़ को याद रखना। अगर Cu+ है दैट मीन्स कॉपर अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, रिलीज किया है। और अगर Cu2+ है दैट मीन्स कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। तो Cu+ का नाम बच्चों हम लोग बोलते हैं क्यूपरस, Cu2+ का नाम होता है क्यूपरिक। इनका नाम इनका लैटिन नेम से स्टार्ट होता है, वहाँ पर क्यूपरम करके होता है। अब इन दोनों में से छोटा वैलेंसी है 1, तो इसके पीछे में सफिक्स लग जाता है OUS, तो क्यूपरस। और ये 2 बड़ा है तो रिक, RIC रिक वाला लग जाता है। ये तो नहीं था, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दी हूँ। अगर किसी के बुक में है तो अच्छी बात है तो, है ना। वैसे ही आयरन भी एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। आयरन जो है उसके पास 2 वैलेंसी होते हैं, लाइक 2 और 3, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं आप लोगों को नहीं बताई, मैं यहाँ लिखी हूँ, ये रोमन नंबर में लिखी हूँ ना, ये बता देती हूँ। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, मतलब कॉपर मोर देन 1 वैलेंसी वो शो करता है, ठीक है। अभी अगर ऐसे लिखा है कॉपर और ब्रैकेट में रोमन नंबर में 1, दैट मीन्स ये Cu+ का बात हो रहा है। अगर ऐसे लिखा है कॉपर एंड रोमन नंबर में 2, यहाँ पर रोमन नंबर में ही लिखा रहेगा, हिंदू अरेबिक स्टाइल में नहीं लिखा रहेगा जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4। वैसा अगर आप लोग लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ। अगर कॉपर लिखा है और ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2 लिखा है दैट मीन्स वो कॉपर का वैलेंसी है 2। और ये लोग मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये लोग प्लस चार्ज ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है, तो 2+ हो गया। वैसे ही आयरन जो होता है वो भी 2 वैलेंसी शो करता है, एक है 2, कहाँ गया, कहाँ लिखी हूँ मैं, ये रहा, और एक होता है 3। आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन का सिंबल क्या होता है बच्चों, Fe होता है। आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, एक 2 और एक 3। अगर लिखा हुआ है आयरन एंड इन ब्रैकेट रोमन नंबर में 2 लिखा है दैट मीन्स वैलेंसी यहाँ पर 2 है, उसको हम लोग लिखेंगे Fe2+। इफ रोमन नंबर में 3 है तो Fe3+, ठीक है। इन दोनों में से जैसे कि इसका नाम भी है जो लैटिन नेम से ही इसका लिखते हैं अपन, तो इसका नाम हो जाता है फेरस, इसका फेरिक। ये वैलेंसी छोटा है ना, 2 3 से छोटा है तो OUS आ गया सफिक्स में फेरस, और यहाँ पर ये बड़ा है 3 दैट मीन्स फेरिक। इसको थोड़ा याद रख लेना, मैं बहुत सारा बनाई हूँ। अब बात करते हैं बच्चों लेड का। लेड का सिंबल होता है Pb, ओके। अच्छा, लेड भी बच्चों 2 वैलेंसी शो करता है, एक है 2 और एक है 4। अगर रोमन नंबर में 2 लिखा है इस टाइप से दैट मीन्स 2+, और 4 लिखा है तो Pb4+। वैसे ही मर्क्यूरी भी करता है, मर्क्यूरी 1 मर्क्यूरी 2, मर्क्यूरी 1 मर्क्यूरी 2 दैट मीन्स ये Hg+, ये Hg2+। मर्क्यूरी का सिंबल होता है बच्चों Hg। अब है टीन, ठीक है, टीन का सिंबल होता है Sn। टीन का सिंबल होता है Sn। ये भी अगेन 2 वैलेंसी शो कर रहा है, एक है 2 और एक है 4। सो अगर रोमन नंबर में 2 है दैट मीन्स Sn2+ करना, और यहाँ पर Sn4+ अगर 4 है। तो बच्चों यहाँ पर हम सिर्फ मेटल्स का पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर इसलिए हर जगह प्लस आया है ना, क्योंकि ये लोग मेटल्स है। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन कर लेता है, इसलिए वैलेंसी के साथ हम लोग ऐसे प्लस लगा दिए हैं। अगर आप लोग कहीं भी देखोगे किसी के साथ भी ऐसे प्लस करके नंबर है, जैसे कि Sn2+ है, दैट मीन्स ये जो टीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो दिख रहा है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। Sn4+, आप लोग ये सबको नोट डाउन कर लो बच्चों, कहीं ना कहीं हमेशा काम आएगा। Sn4+ का मतलब है जो टीन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, अपना 4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, पता नहीं किसको लेकिन वो दे दिया। समझ में आया। तो वेरिएबल वैलेंसी में पता है क्या क्वेश्चन आता है, वाई डू सम मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, क्यों कुछ मेटल्स का वेरिएबल वैलेंसी होता है। तो क्या दोगे उसका आंसर, क्यों होता है, उसका रीजन है बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल। समझ में आया, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल से भी रिलीज करते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट आयंस। आयंस बहुत सिंपल सा चीज़ है, क्या है देखो, आप लोग पढ़े हो ना, एटम लोग इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, कुछ होते हैं जो ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, पढ़े हो ना। कुछ एटम होते हैं मतलब मेटल्स होते हैं बेसिकली जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये लोग ये काम करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को लेना देना, तो इनमें एक चार्ज आ जाता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो इनको हम आयंस बोलेंगे तब। जैसे कि ध्यान से देखना, एटम, ध्यान से देखो, आँख खोल के देखो, एटम इलेक्ट्रॉन को अगर लूज भी कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैं लिख दी हूँ, ठीक है। एटम माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन
मतलब एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बन जाता है आयन, और एटम प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो भी बन जाता है आयन। समझ में आया? इस चीज़ को याद रखोगे। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? तब हम लोग उसको बोलते हैं आयन। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आयन। ठीक है। और आयन के बारे में सबको पता है कि आयन एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है। आयन होता है चार्ज पार्टिकल, मतलब आयन में चार्ज रहेगा। चार्ज तो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो चार्ज होता है ना। अब देखो एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मेटल का पढ़े हो ना कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या हो जाता है? उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो आयन होगा उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो भी उसमें चार्ज आ जाएगा, उस समय आएगा नेगेटिव चार्ज। और हम लोग उसको नाम भी दिए हैं, इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। मतलब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बन जाता है कैटायन। ठीक है। और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर जाता है तो वो हो जाता है एनायन। तो यहाँ पर वही सब चीज़ है बच्चों। आयन का डेफिनेशन आता है, व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स अ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन। आयन का मीनिंग समझ में आ गया। अब जैसे कि आप लोग पढ़े हो कि सोडियम जो होता है मेटल है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो लूज कर दिया मतलब ये भी आयन बन गया, पक्का आयन बन जाएगा। तो ये बन गया आयन। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल। क्या बन जाएगा? ये चार्ज पार्टिकल। अब आप लोगों को पता है कि अगर ये लूज करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम लोग ना Na+ करके लिखे और इसको हम कैटायन बोलेंगे। वैसे ही कैल्शियम लूज करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, ये लूज कर रहा है और ये भी आयन बन जाता है ना। ये भी चार्ज पार्टिकल बन जाएगा और हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? Ca2+। तो ये बन जाएगा Ca2+। वैसे ही जो क्लोरीन है वो है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो क्लोरीन गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, गेन करने के बाद वो भी चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, है ना, आयन बन जाएगा। और यहाँ पर ये गेन कर रहा है इसलिए ये बन जाएगा Cl-। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl-। ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन अगेन नॉन मेटल है, ये भी गेन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये भी चार्ज पार्टिकल बन जाएगा और हम लोग इसको लिखते हैं N3-। मतलब N लिखेंगे और 3- क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो आयंस होते हैं 2 टाइप के, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, एनायंस होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कैटायन? आता है व्हाट डू यू मीन बाय कैटायन? तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ कैटायन, या फिर कैटायन इज अ चार्ज पार्टिकल, और कैटायन इज एन, या फिर ऐसे लिखना कैटायन इज एन आयन विच इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय एन आयन? तो एनायन कैसे आप डिफाइन करोगे? एनायन इज अ चार्ज पार्टिकल, या फिर एनायन इज एन आयन, से ध्यान से सुनो, एनायन इज एन आयन विच इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके लिख दोगे ना तो हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो डेफिनेशन बोली हूँ उसी को रट्टा मार के लिख दोगे। जहाँ समझ जाओगे अपने आप फ्रेम कर लोगे डेफिनेशन। ठीक है। इसलिए देखो मैं यहाँ पर लिख भी दी हूँ कि कैटायन कैसे बनता है, जब मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनता है। ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते कैसे हैं? जैसे कि Na+ है तो इसको मैं बोलूँगी सोडियम आयन, क्योंकि मेटल्स है ना, मेटल्स लोगों का नाम लिखने में दिक्कत नहीं होता। मेटल्स लोग जब कैटायन बनाते हैं तो इनका नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। Na+ को सोडियम आयन, Ca2+ है, 2+ मतलब जहाँ आपको प्लस दिख जाएगा ना तो समझ लेना इन लोग कैटायन है। तो उन लोगों का नाम कैसे लिखोगे? जैसे Ca का नाम है कैल्शियम और आयन लगा देना, Al3+ एल्यूमिनियम नाम है, आयन लगा दो। वैसे K+ पोटेशियम लिख के आयन लगा दो। वैसे ही अब नॉन मेटल्स का बात करेंगे तो नॉन मेटल्स लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन करने के बाद वो लोग एनायन बनते हैं, है ना। इनका नाम कैसे लिखते हैं? देखो जैसे कि आप लोग देख लिए कि अरे ये तो एनायन है, माइनस वाला है, तो इनके नाम के पीछे में ना IDE लग जाता है। मतलब लास्ट का, जैसे कि इसका नाम है क्लोरीन, लेकिन एनी हट के DE लग गया, IDE लग गया, बेसिकली IDE। ठीक है। तो क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन का हो गया ऑक्साइड आयन, ब्रोमीन का हो गया ब्रोमाइड आयन, N3- का हो गया नाइट्राइड आयन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आपके बुक में हो सकते हैं, आप लोग उसको देख लेना।
पर इसको ऐसे ही नाम लिखते हैं। नॉन मेटल्स का आईडीई आ जाता है और मेटल्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखना और आयन लगा देना। वैसे ही बच्चों ये आयन के अंदर में और दो कैटेगरी है, एक है मोनोएटमिक और एक है पॉलीएटमिक। मोनोएटमिक आयन एंड पॉलीएटमिक आयन। अच्छा, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो मोनोएटमिक किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, मोनो का मतलब ही होता है वन, मोनो का मतलब वन। तो अगर आप कोई ऐसा आयन देख रहे हैं, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, मतलब प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, जो भी है, जो भी क्या, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो आप लोग ऐसे कुछ सामने आप लोगों को दिख रहा है, प्लस वाले भी लिखे हो, माइनस वाले भी लिखे हो, ऐसे आयन जिसमें सिर्फ एक ही एटम होगा, एक ही एटम मतलब एक ही एलिमेंट के एटम, जैसे कि Na+, ये तो सिर्फ सोडियम का ही एटम है, Ca2+, ये खाली कैल्शियम ही है, N3- खाली नाइट्रोजन का ही एटम है, O2- खाली ऑक्सीजन का एटम है, Cl- खाली क्लोरीन का एटम है, Al3- खाली एल्यूमिनियम का एटम है। तो ये सब जो आयन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल एटम है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये है मोनोएटमिक आयन। तो ये डेफिनेशन देखो क्या है, एन आयन दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल एटम विथ अ चार्ज, मतलब सिंगल एटम उसके साथ चार्ज है, तो यहाँ 3+ है, वहाँ माइनस है, वहाँ 2- है, ठीक है। ऐसा आयन जो कि एक सिंगल एटम से बना हुआ है, जो कि एक सिंगल एटम से बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोएटमिक आयन, मोनोएटमिक आयन। तो मोनोएटमिक आयन का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पहले आप लोग देख लो एग्जाम्पल्स, देखो कितना एग्जाम्पल्स है, सब में एक ही एटम है, सब में, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, एक जगह में एक ही, मतलब एक बार में एक ही एटम है, एक ही एलिमेंट का एटम है। वैसे ये माइनस वाले भी हैं, ठीक है, कितने सारे हैं ना, सब सब है, सब मोनो एटमिक है, मतलब ये जितने भी आयन्स आपको दिख रहे हैं, प्लस वाले माइनस वाले, सब में सिंगल एटम ही है, एक ही एलिमेंट का एटम है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि सबसे पहले कैटायन देख लेते हैं, फिर एनायन देखेंगे। तो जो कैटायन है, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, कैटायन मतलब सब प्लस वाले आएंगे, तो हाइड्रोजन का सिंबल देंगे और प्लस लगा देंगे, चार्ज क्या है इसका, +1। सोडियम आयन, सोडियम का Na+ और सोडियम का डेफिनेटली प्लस होता है, ये हो गया +1, चार्ज हो गया +1, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसीलिए Na+ बना है। वैसे ही पोटेशियम, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसीलिए देखो K+ है, इसका जो सिंबल है ना पोटेशियम आयन का, ये आयन से बच्चों, ये खाली एलिमेंट का नाम मैं नहीं ले रही हूँ, एलिमेंट्स नहीं है ये आयन्स हैं, एलिमेंट से आयन्स बने हैं। तो पोटेशियम आयन को हम K+ लिख सकते हैं और इसका चार्ज है +1। मैग्नीशियम आयन Mg2+, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये हो गया +2। वैसे ही कैल्शियम का भी है, कॉपर में और आयरन को ध्यान से देखो, कॉपर के ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2 है, ये ऐसे है, ऐसे भी रह सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है Cu2+ का बात हो रहा है, चार्ज है +2। वैसे ही आयरन का 2 है ब्रैकेट में, दैट मीन्स Fe2+ का बात हो रहा है, एंड +2। एल्यूमिनियम आयन में Al3+ होता है और ये हो गया +3। तो ये तो कैटायंस हो गए मोनोएटमिक वाले। वैसे ही मोनोएटमिक वाले एनायंस का अगर मैं बात करूँ, वैसे ही अगर मैं मोनोएटमिक वाले एनायंस का बात करूं, सबसे पहले हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन मतलब हाइड्रोजन का बात हो रहा है, पीछे में सब में देखो आईडीई 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 लग गया है, हाइड्राइड मतलब H-, ठीक है, वैलेंसी हो गया, मतलब वैलेंसी क्या, चार्ज हो गया -1। क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br-, आयोडाइड आयन I-, ऑक्साइड आयन मतलब ऑक्सीजन का बात कर रहा है 2-, सल्फाइड आयन मतलब सल्फर का बात कर रहा है, तो सल्फर का सिंबल होता है S और उसका होता है 2-, दैट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पर फॉस्फाइड आयन है, फॉस्फोरस का बात कर रहा है, P3- है, दैट मीन्स यहाँ पर फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, N3- नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सल्फाइड H2-, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और यहाँ पर सबका चार्ज है। अब आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, क्या बोलोगे मैडम यहाँ भी हाइड्रोजन है, प्लस में भी हाइड्रोजन है, ये क्या बात है। तो बच्चों हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन पता है क्या है, हाइड्रोजन ना प्लस भी बनाता है माइनस भी बनाता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, ठीक है। तो वो दोनों बनाता है, कैटायन भी एनायन भी। यहाँ पर H+ है, H+ मतलब वो इलेक्ट्रॉन को दिया है कि लिया है, लूज किया है कि गेन किया है, प्लस आता है मतलब लूज करता है, तो H+ है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ पर लूज किया है। और नीचे में H- है, माइनस का मतलब
गेन करा है, यहाँ पर H माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन किया है और वो बन गया हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। वैसे ही बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीएटॉमिक आयन। मोनोएटॉमिक हो गया ऐसे आयन जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, सिंगल एटम। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है एक से ज़्यादा एटम होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। ऐसे आयन जिसको जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें एक से ज़्यादा एटम्स है, मतलब वो आयन के अंदर में एक से ज़्यादा एटम्स है। आप लोग फॉर्मूला देखोगे ना, आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि पहले डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखो NH4+ एमोनियम आयन, नाम इसका एमोनियम आयन, ठीक है। कैटायन टाइप है, ये कैटायन टाइप है, ऑब्वियसली प्लस बना रहा है, ठीक है। ये पॉलीएटॉमिक क्यों है? क्योंकि आप लोग एक बार ध्यान से देखो, ये वाले आयन में एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम है कि नहीं है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसीलिए इसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे और उनका एक ओवरऑल चार्ज होगा। मतलब ये NH4 है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। ओवरऑल इनका एक चार्ज होगा। कहाँ है पेपर, कहाँ है? देखो जैसे कि इससे पहले आप लोग मोनोएटॉमिक पढ़े थे, अगर मैं Na+ लिखूँ तो इसका मतलब सोडियम आयन है ये, है ना। अगर मैं NH4+ लिखी, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस चार्ज खाली हाइड्रोजन के लिए, ये ओवरऑल के लिए, नाइट्रोजन के लिए भी है और 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए पूरा प्लस चार्ज है। समझ में आया? तो ये पॉलीएटॉमिक है क्योंकि ये आयन में ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनका ओवरऑल एक चार्ज होता है। तो ये प्लस ये सबके लिए है, इसलिए बोला है ओवरऑल चार्ज। समझ में आया? वैसे होता है हाइड्रोक्साइड आयन, ध्यान से देखो। हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ये सब याद रखना, रट्टा मारने का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। ये सब तो रट्टा मारना है बच्चों। हाइड्रोक्साइड को OH- लिखते हैं, ठीक है। तो OH- है, ये इसका चार्ज है -1। तो यहाँ पर जो मैं OH- लिखी हूँ, क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, बताओ इज OH- आयन अ पॉलीएटॉमिक आयन? तो आप लोग लिखोगे यस या नो में, तो यस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम है और इनका ओवरऑल चार्ज है -1, मतलब ये O और H दोनों का ओवरऑल चार्ज है -1, ठीक है। अब आप लोगों को देखो, बस दिखा रही हूँ मैं। नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला है NO2-। NO2 एक नाइट्रोजन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम और ऊपर में ओवरऑल चार्ज है -1। वैसे नाइट्रेट होता है NO3-, ठीक है। बाइकार्बोनेट HCO3-, चार्ज है -1। सल्फेट आयन SO4-, ये सब याद रखना है, सब। सल्फाइड SO3-, कार्बोनेट CO3-, फॉस्फेट PO3-, PO4-, फॉस्फाइट है PO3-। मतलब ऊपर में जो आपको ये माइनस वाला दिख रहा है ना, 3-, यहाँ 2-, ये सब उसका चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पर है PO3, इसको कैसे लिखोगे आप लोग? ऐसे लिखना। अगर मैं बात करूँगी फॉस्फेट का तो PO4-, ऐसे। एक फॉस्फोरस का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स है और ओवरऑल इनका चार्ज है 3-। कार्बोनेट का बात करूं, कार्बोनेट यहाँ लिखी हूँ, हाँ, CO3-, मतलब CO3 है और उनका ओवरऑल चार्ज है 2-। तो ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर में आते हैं। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया है फर्स्ट पार्ट। हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, बहुत भयंकर वाला इजी है ये टॉपिक, बहुत इजी है। एक बार समझ गए ना तो आप लोगों का मार्क्स कोई नहीं काट सकता, ऐसा चीज़ है ये।